हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ झारखंड का जेपीएससी मेंस में जो पेपर 5 है उसके मतलब इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा दिया था, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको मैं आज फॉर्मेटिंग कराऊंगी। और ये आप मान के चलिए कि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और निम्न उत्पादकता के कारण और उससे संबंधित उपाय और साथ में इससे संबंधित जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं वो यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, इसी को मैंने क्वेश्चन फॉर्म में लिया है और इसका मैं फॉर्मेटिंग कराऊंगी। तो अभी तक मैंने जो भी फॉर्मेटिंग का वीडियो बनाया है वो बोर्ड पे पहले लिख लिया करती थी। तो जैसा कि मैं जहाँ से वीडियो बनाती हूँ अभी वहाँ पे हूँ नहीं, तो मेरे पास अभी वो बड़ा कोड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और लगातार स्टूडेंट्स का मैसेज और फ़ोन आ रहा है कि मैम जो इकोनॉमिक्स का जो आप पढ़ा रही थी उस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, जो बोर्ड अभी फिलहाल मेरे पास है उसी से मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न ये जो फॉर्मेटिंग इसको शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आप सभी को बोलना चाहूँगी कि जैसा कि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग खास करके जब उसको बताना रहता है तो और भी उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप सभी जो व्यूअर है इस चैनल इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा। ठीक है, इसको शेयर कीजिए और जो भी मेरा वीडियो आता है इसको लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो भी जेपीएससी मेंस होने वाला है अब उसके लिए सारा कुछ का लगभग फॉर्मेटिंग करा दो, खासकर इकोनॉमिक्स का तो बिल्कुल ही करा दो। उसके अलावा स्टूडेंट से मैं पूछूंगी बाद में कि कौन सा उनको पेपर टफ लगता है इसके बाद सेकेंड नंबर पे, तो उसकी मैं शुरुआत करूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ। ठीक है, अभी उतना समय मिल नहीं पाता है लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। तो ये मैं तभी कर पाऊंगी जब मुझे लगेगा कि मेरा जो वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है और इसको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो जब उधर से रिस्पांस आ रहा है तो क्यों ना मैं और अपनी मेहनत को दोगुना करूं। और मेरे पास समय नहीं है तो भी मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए ये मेहनत करूं। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरा यही कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, मैं जो प्रश्न लेने वाली हूँ उसका वो प्रश्न मैं पढ़ूंगी। ठीक है, और वो प्रश्न पढ़ूंगी और वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को बताते हुए यहाँ निम्न कृषि उत्पादकता के कारणों को बताएं। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयासों या उपायों या योजनाओं की चर्चा करें। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न? मतलब कि सबसे पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसको आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कृषि में हमारी निम्न उत्पादकता है, उत्पादकता क्या होती है मैंने बताया था कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, कि अगर ज्यादा हो रहा है तुलनात्मक रूप से हम लोग देखते हैं तो ए और बी का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था। ठीक है, वो आप वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि बहुत लोगों को पता होगा कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है, तो उसका कारण बताना है कि क्यों भारत में निम्न उत्पादकता है और फिर उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर ये ना पूछकर ये भी पूछ सकता है कि आप इसके लिए अपनी तरफ से कुछ उपाय बताइए, तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। या फिर दोनों पूछ सकता है कि सरकारी उपायों को बताते हुए आप अपने सुझाव भी दीजिए। ठीक है,
तो आपको दोनों फिर देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपने प्रश्न समझ लिया है कि क्या प्रश्न है। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? अर्थव्यवस्था में जो कृषि का महत्व है या फिर कृषि का एक परिचय देंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होगा कि कृषि का परिचय देंगे, कृषि का एक परिचय देंगे। क्या परिचय होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। कृषि का वही परिचय है, क्या परिचय है कि कृषि क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था की शुरुआत ही कृषि से होती है, प्राथमिक क्षेत्र इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो नीड है हमारी वो खाद्यान्न आपूर्ति की है, भोजन की है, और जो किससे पूरा होता है? कृषि से पूरा होता है। तो प्राचीन सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक कृषि का जो महत्व है वो कभी भी कम नहीं हुआ, ना ही कभी भविष्य में कम होने वाला है। तो इस तरह का आप एक परिचय देंगे। तो जो मैंने लिखा वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। और अपनी भाषा में भी इसको लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो लिखते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। कृषि मानव जीवन की पोषक है, प्रगति का सूचक है और संपन्नता का प्रतीक है, ठीक है। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो कृषि का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। तो ऐसे संदर्भ में क्या होता है कि हमारे जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसका महत्व देश की अर्थव्यवस्था में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। और जो हमारा उद्योग है, इंडस्ट्री सेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो कृषि अर्थव्यवस्था है उस पर निर्भर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट क्या होगा? सब परिचय, ठीक है। ये आप परिचय लिख देंगे, थोड़ा सा परिचय आपको देना जरूरी है, उसके बाद आप आ जाएंगे। तो ये सब, इन सब के कारण क्या है कि हमारा जो कृषि की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का महत्व और भी बढ़ जाता है। और उसके बाद आप नीचे एक लाइन लिखेंगे कि अतः इसके महत्व को हम भारतीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो पहले मैंने एक डायग्राम या एक कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट जैसा बनाया है महत्व का। तो उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे महत्व। क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। आप जब कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे भारतीय या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या महत्व है? सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या करता है? रोजगार देता है। लोग इस पर क्यों निर्भर है? क्योंकि इसी से अपनी वो जीविका चला रहे हैं, इसी में रोजगार कर रहे हैं, ठीक है। तो रोजगार का साधन है ये, ठीक है। रोजगार का साधन है। उसके बाद क्या है? ये राष्ट्रीय आय में इसका योगदान है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान है। आप चाहे तो ऐसे गोल बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइन के थ्रू। फिर आ जाते हैं खाद्यान्न आपूर्ति। सबसे पहले हमारे नीड क्या? खाद्यान्न। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और निर्यात भी कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? हमारी कृषि, ठीक है। खाद्यान्न आपूर्ति जब बढ़ती है तो क्या होता है? खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ती है। पोषण सुरक्षा जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि ये क्या है? कृषि जो है का महत्व किसमें है? ये सभी उद्योगों की जननी है। उद्योगों की जननी है। मान लीजिए कि कृषि खाद्यान्न एकदम कम उत्पादन हो, अधिशेष बिल्कुल भी ना हो, तो क्या आपको लगता है कि अन्य उद्योग विकसित हो पाएंगे? नहीं। इसीलिए ये क्या है? सभी उद्योगों की जननी है या उद्योगों की जननी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है?
कच्चा माल मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे उद्योगों को, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला ये हो जाता है कि जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी हो गया, जूट हो गया, चाय, कॉफी और अन्य बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। इन सभी को डायरेक्ट क्या है, यहाँ से देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, इन सभी इंडस्ट्री का भी आधार क्या है, वो कृषि ही है। ठीक है, अब अगर ये दोनों हो पाता है तो इससे क्या होता है, जो हमारा परिवहन है, जो हमारा व्यापार क्षेत्र है, वो भी, उसको भी बल मिलता है। तो ये दोनों से आप ऐसे करके लिख सकते हैं, व्यापार, आप सभी को दिख रहा है ना, और परिवहन को बल मिलता है। एक सेकंड में देख लेती हूँ वीडियो दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है आप सभी को। तो इसको बल मिलता है। ठीक है, इसको बल मिलता है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर पशुओं को चारा मिल पाता है। फिर आ जाते हैं, अगर अधिशेष उत्पादन में कृषि बहुत विकसित है तो हमारा निर्यात बढ़ता है, और आज है भी, हम निर्यात भी कर रहे हैं, बहुत सारे कृषिगत उत्पादों का निर्यात करते हैं। तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। और इन सब के कारण क्या होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था क्या है, मजबूत होती है। इस तरह से आप यहाँ से भी इसको जोड़ देंगे, यहाँ से भी जोड़ देंगे, इससे भी इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप एक सुंदर सा ये बना सकते हैं। इसके साथ आप एक और चीज लिख सकते हैं, जब रोजगार का साधन है, लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं और आय करते हैं, तो उस आय का वो कुछ पैसा खर्च करते हैं और कुछ आय का वो पुनर्निवेश करते हैं। तो पुनर्निवेश भी होता है, कृषि में हो सकता है, पुनर्निवेश होता है। ठीक, और पुनर्निवेश का भी फिर अलग से है कि पुनर्निवेश होगा तो कृषि का और विकास होगा और फिर वो और रोजगार देने के लिए सक्षम हो जाएगी। तो ये पूरा महत्व का आपका क्या हो गया, एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसको अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। इसको मिटा देती हूँ। ये महत्व हो गया। अब हमें क्या करना है ना, अब इन सब पॉइंट्स को जोड़ते हुए या फिर अलग अलग ही करके हम लोग पॉइंट वाइज इसको लिख देना है। तो सेकेंड पार्ट में यही हम लोगों ने जो महत्व लिखा, सेकेंड पार्ट में महत्व हो गया, और इसका जो पॉइंट वाइज है कि रोजगार का साधन लिखे, और उसके बाद अपना लिख दिए कि कितने प्रतिशत लोगों को, श्रम शक्ति का लगभग 50% लोगों को रोजगार देता है, लगभग 70 से 65% लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है, उनकी जीविका का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। उसके बाद राष्ट्रीय आय में इसका योगदान है, वो लिख दीजिए आप कितना प्रतिशत योगदान है, लगभग 15% है राष्ट्रीय आय में योगदान। फिर खाद्यान्न आपूर्ति जब आप लिखिएगा तो उसके साथ जोड़ दीजिएगा कि चूंकि खाद्यान्न आपूर्ति है तो हम लोग फूड डिप्लोमेसी भी अपनाते हैं, और साथ में जो हमारे देश की जो खाद्य और पोषण सुरक्षा उसको भी बल मिलता है। और आज हम खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, इसीलिए हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, मिड डे मील हो गया या खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया और अन्नपूर्णा योजना, बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो इस पर ही निर्भर करती है। ठीक है, और उसके बाद निर्यात जब बढ़ता है तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा भी
हमारी बढ़ती है और हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उसको मजबूती मिलती है। उद्योगों की जननी है तो कच्चा माल मिलता है, जननी है तो क्यों? क्योंकि कच्चा माल इससे मिलता है। फूड पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसको इससे बल मिलता है। अन्य कई प्रकार के ऐसे सहायक उद्योग हैं जिसको इससे कुटीर उद्योग हो गया, ग्रामीण स्तर पर कुटीर और लघु उद्योग, घरेलू उद्योग, ठीक है। वन आधारित बहुत सारे ऐसे कच्चे माल निकलते हैं जिससे कई सारे ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग पनपते हैं। फिर कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र है, मत्स्य है, मधुमक्खी पालन है, पोल्ट्री है, पशुपालन है, बहुत सारे ऐसे डेयरी उद्योग है, ये सब को भी इसके साथ जुड़ा हुआ है तो आप इसको उद्योगों में रख सकते हैं। उसके बाद पशुओं को चारा मिलता है, ठीक है, उसको आप इसमें भी जोड़ सकते हैं। फिर इस तरह से फिर परिवहन और व्यापार को बल मिलता है। इसमें भी तो बहुत लोग रोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है। और परिवहन और व्यापार को जब बल मिलता है तो क्या होता है कि परिवहन का साधन जो हम यूज करते हैं वो परिवहन का साधन जहाँ से वो बनता है, जैसे कि वाहन इंडस्ट्री हो गए, ठीक है, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, अलग अलग तरह के कृषि यंत्र हो गया, उनको कहाँ से बूस्टअप मिलता है? यहीं से, क्योंकि कृषि यंत्र जो भी लगते हैं, जो भी यूज होता है, उसका उत्पादन कोई ना कोई उद्योग करता है तो उस उद्योग को भी बल मिलता है, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट्स आप इस पॉइंट वाइज करके ऐसे हेडिंग देके और उसके बाद लिखते जाइए। फिर राष्ट्रीय आय में योगदान, उसके बाद जो आपको याद है 15% योगदान खाद्यान्न आपूर्ति में, फिर आप ऐसे हेडिंग करके फिर ऐसे लिखे, ऐसे करके लिखते जाइए क्योंकि महत्व बताने के लिए बोला है और 40 नंबर का प्रश्न है तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा। सेकेंड पार्ट आ गया। अब आज हम लोग थर्ड पार्ट में सेकेंड पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं महत्व का। क्या बनाएंगे आप? एक डायग्राम जो मैंने बताया, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसको पॉइंट वाइज करके लिख देना है ऐसे करके। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएंगे? थर्ड पार्ट में वही, अगर उपाय पूछा है तो हम लोग पहले उपाय देंगे, अपनी तरफ से उपाय लिखेंगे, ठीक है। और अगर सरकारी प्रयास पूछा है, उपाय पूछा है तो अपनी तरफ से देंगे। सरकारी प्रयास पूछा है तो सरकारी स्तर पर जो जो प्रयास हो रहे हैं, योजनाएं जो जो चल रही हैं, उन सबों को हम लोग देंगे। तो उपाय में मैंने कल के जो वीडियो बनाया था मैंने पिछला, इसके उपाय पर, उत्पादकता को बढ़ाने पर के उपाय पर, तो उसको आप लोग दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या क्या बताया था कि मृदा सुधार करना होगा, जो मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो प्रकृति होती है, उसका जो गुण होता है, उसी के अनुसार हमें फसल उगाना चाहिए। तो इस तरह का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ऐसे में क्या और क्या करना चाहिए, हमें एक प्रत्येक कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्रत्येक पंचायत में एक छोटा सा लैब हो जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सके कि हमारे किसी भी किसान, कोई भी किसान जाके वहाँ टेस्ट कर पाए कि मेरी मृदा कैसी है, उसमें किस तरह की फसल उग सकती है, कितना उर्वरक चाहिए और किस पोषक तत्व की उसमें कमी है, ठीक है। सिंचाई आपूर्ति अभी कितना है हमारा मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना प्लस प्रबंधन भी करना, जल प्रबंधन, न कि बाढ़ सिंचाई कर दिए, बहुत सारा पानी यूज कर दिए और भारी मात्रा में बिना सोचे समझे और जो हमारा जो भूमिगत जल है उसको निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें मतलब वही आ जाएगा तो आपका वर्षा जल संरक्षण की जो अलग अलग तकनीक है उसको अपनाया जाना, सिंचाई की जो आधुनिक तकनीक है जिसमें कम से कम जल का प्रयोग करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा फसल का उपयोग कर सके, फसल का उत्पादन कर सके। फिर आपका हो गया क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराना प्लस बीमा सुविधा देना प्लस उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट था कि भारत में या कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे सिर्फ कारण, यहाँ पर लिखेंगे आप हेडिंग देंगे प्रॉपर
कि कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है। इसका भी एक फ्लो चार्ट जैसा बना सकते हैं। देखिए ऐसे कैटेगराइज अगर आप किसी चीज को कर देते हैं टॉपिक को, तो उसमें क्या होता है ना कि आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक कारण ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत की जो भौगोलिक स्वरूप है, भूगर्भिक रूप से या जलवायु रूप से, तो क्या हमारे के भूस्वरूप जो है वो विषम है। भूस्वरूप क्या है? पहाड़ी है, पठारी है, आपका रेगिस्तानी है। तो ऐसे जगहों पर क्या है ना कि जो भूमि की जो उत्पादकता है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो भूगर्भीय संरचना यहाँ और यहाँ की जो भूस्वरूप है उसके अनुसार वहाँ पे फसलों का उत्पादन या कृषि का जो विकास है वो किया जाना चाहिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति है भारत को निम्न उत्पादकता में, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत योगदान है। उसके बाद हम देखते हैं जलवायु भी। जलवायु क्या है हमारी? जलवायु क्या है? मानसूनी है हमारी। और मानसून क्या है? अनिश्चित होता है। और अनिश्चित होता है तो मानसून तो है, और क्या है हमारी लगभग 55% जो कृषि है वो 45% पर ही जब हमारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब क्या है कि लगभग 55% जो भूमि है कृषि है उस पर जो है वर्षा आधारित वो कृषि है। तो वो क्या है, वो अनिश्चित, जबकि क्या है मानसून अनिश्चित है, कभी बहुत पहले आ जाता है या फिर कभी बहुत बाद में आता है, या फिर पहले आके जल्दी चला जाता है, या फिर किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। आप सभी जानते हैं मानसून आप सभी पढ़ा होगा, तो ये अनिश्चित है, जिसके कारण क्या है हमारी उत्पादकता जो है वो कम है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा? संस्थागत कारक। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। संस्थागत कारक में आप जानते हैं भूस्वामित्व की प्रणाली है जो हमारी वो अच्छी नहीं है। भूस्वामित्व प्रणाली जो है वो क्या है हमारे में दोष है। ठीक है, भूस्वामित्व प्रणाली में हमारा दोष है छोटी जोत है। 2004 छोटी जोत है। सीमांत कृषक हैं, ज्यादातर हमारे सीमांत कृषक हैं। कृषि में साख और विपणन का जो वो होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए जैसे वो नहीं है, उसका अभाव है। ठीक है, साख विपणन में कमी है हमारे। फिर आपका भंडारण का अभाव है। भंडारण में हमें प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे जो हम लोग जितना सब्जी और फल उगाते हैं उसका लगभग भंडारण की अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण, भंडारण और परिवहन के कारण क्या होता है कि फल और सब्जी का हमारा लगभग 40% बर्बाद हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना ज्यादा उत्पादन अभी भी करते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है ना कि हमारा जो उत्पादकता है वो कम नजर आती है, कम दिखती है और कम होती भी है, क्योंकि भंडारण की या विपणन की अगर सुविधा नहीं होगी तो किसान क्या होगा, प्रोत्साहित नहीं होगा। वो बस अपने जीविका के लिए ही उतना ही उत्पादन करेगा जिसमें उसकी जीविका चल जाए। ठीक है, तो उत्पादकता ऑब्वियस है कि वो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, तकनीकी कारण में हम लोग आते हैं। ठीक है, 1 2 तीसरा क्या होगा, देखिए तकनीकी कारण। तकनीकी कारण में वही सब आ जाएगी हमारा, क्या क्या आ जाएगा, पुरानी तकनीक है। पहला तो हम लोग पुरानी तकनीक यूज करते हैं अभी भी कृषि में। उसके बाद सिंचाई का अभाव है। ठीक है, लगभग 45% पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है कृषि क्षेत्र में। उसके बाद जो सिंचाई हो भी रही है वो भी क्या हो रही है, वो भी बाढ़ युक्त सिंचाई है और उसमें भी जल का कोई अच्छा प्रबंधन नहीं है। ठीक है, उसके बाद उर्वरक है। या तो हम लोग उर्वरक का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो हमें पता नहीं है, किसान को पता नहीं है कि कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, ज्यादा करना है या कम करना है, कौन से उर्वरक का प्रयोग करना है, उसको ये पता नहीं है। ठीक है,
सिंचाई हो गया, अच्छा बीज नहीं है, बीज का अभाव है हमारे पास, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे, क्यों? ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक तरह से लोग कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि किसान कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज करेगा, और सही बात है, किसान कैसे करेगा जब वो शिक्षित ही नहीं है। तो सीधा क्या वो बिना शिक्षित हुए, प्रशिक्षित हुए सीधा प्रौद्योगिकी का यूज करने लगेगा? नहीं, हमें उसके लायक, उसके फ्रेंडली, उस जो किसान फ्रेंडली हो, ठीक है, ऐसा तकनीक विकसित करना पड़ेगा, ना कि ऐसा तकनीक बना दिए जो शिक्षित किसान है या फिर जिसको पता है थोड़ा बहुत वही यूज कर सके। ऐसी तकनीक का विकास करना होगा, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, जो किसान मित्र हो, ठीक है, ऐसी तकनीक का यूज हम लोग। तो वैसा तकनीक नहीं है हमारे पास तकनीक, लेकिन वो तकनीक जो है वो किसान आसानी से नहीं यूज कर सकता है और उसको समझ में भी नहीं आता है। तो इस तरह का है, इसके कारण भी हमारा क्या है, जो उत्पादकता है वो कम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पर्यावरणीय कारक भी है, ठीक है। पर्यावरणीय कारक, उसमें आप जानते हैं क्या क्या है। अभी क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़, सूखा, चक्रवात की जो आवृत्ति है वो बढ़ गई है। जहाँ जैसे रेगिस्तान है वहाँ पे बाढ़ आ जा रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे सूखा हो रहा है। तो ये सब क्या जलवायु परिवर्तन का ही असर है, जिसका सीधा असर जो है वो फसल उत्पादन पर पड़ता है, और जिससे क्या होता है, फसल उत्पादकता कम हो जाती है। हमारा भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, मृदा का जो उर्वरता क्षमता है वो कम होती जा रही है। ये सभी कारण इसमें आ जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट देखते हैं, मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या आ जाएगा, जो हमारी जो ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है वो कैसी है, ग्रामीण सामाजिक संरचना कैसी है, वो कैसी है, अंधविश्वासी है, भाग्यवादी है, भूमि से इतना उनका लगाव होता है, मतलब भावना इतनी जुड़ी होती है कि वो चकबंदी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हाँ, संस्थागत कारक में ये भी आप लिख सकते हैं कि चकबंदी का अभाव है, छोटी जोत है तो हम लोग उसका चकबंदी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? यही रीजन है कि भाग्यवादी, अंधविश्वासी होना, भूमि से उनका इतना लगाव होता है कि वो अपनी जमीन छोड़कर, भले वो छोटी ही क्यों ना हो, उत्पादन कर भी नहीं पा रही हो, बंजर हो, सूखी हो, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ते नहीं है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लगभग 70% जनसंख्या जब कृषि पर निर्भर है तो कितना दबाव होगा। कृषक जो है वो शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। इस तरह का क्या है, हमारा निम्न उत्पादकता के एक कारण हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आ जाएंगे उपाय और प्लस सरकारी प्रयास। अगर पूछा सरकारी प्रयास तो आप सीधे सरकारी प्रयास लिखना शुरू करेंगे, अगर पूछा उपाय तो आप सीधे उपाय लिखना शुरू करेंगे, अगर दोनों पूछा तो आप दोनों को लिखेंगे, ठीक है। पहले जिसको पूछेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। अगर सिर्फ सरकारी प्रयास पूछता है तो आप सरकारी प्रयास लिखने के बाद जो अपना उपाय है उसको आप निष्कर्ष में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में अपना उपाय दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देंगे कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो उपाय को मैंने पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में बस देख लेती हूँ, हम लोग देख लेते हैं उपाय, ठीक है। अगर उपाय पूछता है तो आपसे उपाय पूछेगा, उसको हम लोग दे देंगे कि मृदा के स्वास्थ्य में सुधार, मृदा किससे संबंधित होगा, मृदा का स्वास्थ्य में सुधार किया जाना चाहिए, ठीक है। मिट्टी की जो भी उसके जलवायु और उसके जो भूमि का स्वरूप है उसके अनुसार जो उसका भौतिक, जैविक और रासायनिक विशेषता है उसके अनुसार ही हम लोग फसलों को उगाएं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक पंचायत में अपने उपाय के तौर पर एक छोटा सा लैब जरूर स्थापित करें, ठीक है। इसके लिए ऐसा किया भी जा रहा है, और मिट्टी की हम लोग प्रजनन क्षमता को ऐसे में बढ़ा सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक खाद का यूज करें, जैविक खाद का यूज करें, ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, सिंचाई, जल आपूर्ति, सिंचाई की सुविधा का विस्तार कर सकते हैं, प्लस जल का प्रबंधन, सिंचाई
प्लस जल प्रबंधन। ठीक है, जल प्रबंधन में क्या आ जाएगा, हम लोग वर्षा जल का संचयन करें। ठीक है, कम से कम जल के उपयोग वाले जो कृषि सिंचाई की तकनीक है, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, उस तकनीक को हम लोग अपनाएं। उसके बाद क्या है, क्रेडिट और बीमा की सुविधा हम लोग दें। ठीक है, अगर सिर्फ उपाय पूछेगा तो ये देख कि आप इससे संबंधित जो योजना है उसको आप इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इससे संबंधित जो योजना है, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, सिंचाई से संबंधित है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। ठीक है, क्रेडिट से संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको आप इसके साथ जोड़ते जाइएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। उन्नत प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल उन्नत प्रौद्योगिकी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। फसलों की निगरानी के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। रोबोट बनाया जा सकता है, फसल सेंसर बनाया जा सकता है, या फिर ऐसे मृदा स्वास्थ्य को चेक करने के लिए एक किट बनाया जा सकता है। जब आजकल हर चीज के लिए किट बन चुका है कि हम लोग खुद से अपना चेक कर सके, तो क्यों ना फसल या मृदा का जो ये जो उसकी जो विशेषता है, उसका जो गुण है, उसको जांच करने के लिए किट बने और किसान को दे दीजिए, वो खुद से चेक कर लेगा कि क्या उसकी मृदा कैसी है, उसमें किस तरह के उर्वरक की कमी है और किस तरह का फसल उसको उगाना चाहिए। ठीक है, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण हो गया। उसके बाद कृषि में निवेश करे ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या हो, कृषि आधारित उद्योगों को बल मिले। और जब कृषि आधारित उद्योगों को बल मिलेगा तो कृषि से संबंधित उस उद्योग में क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। इस तरह के उपाय आप दे सकते हैं। और अगर सरकारी प्रयास पूछे तो सरकारी से संबंधित योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं को आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, सरकारी क्या क्या योजना चल रही है, सरकारी योजनाओं को आप दे और सरकार की नीतियों को दे। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, फिर सिंचाई योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान मानधन योजना हो गया। जैसे किसान जो मानधन योजना है वो है पेंशन स्कीम है किसानों के लिए। तो एक बात इसमें कि इससे कैसे उत्पादकता बढ़ेगी, तो इससे किसानों को अगर पेंशन मिलेगा कि तो हो सकता है कि वो जो वो पेंशन है जो वो कृषि में फिर पुनः निवेश करे, तो इससे भी क्या होगा, कृषि में निवेश बढ़ेगा और जो है उत्पादकता बढ़ेगी। स्मार्ट योजना है जिसमें कृषि उपकरणों को के खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे पीएम कुसुम योजना है जिसमें सोलर पंप जो है, सोलर पैनल है, बिजली की जो उपलब्धता है उसमें निरंतरता बनी रहे, इसके लिए कुसुम योजना शुरू की गई है। फिर पशुधन बीमा योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। फिर जैविक खेती की योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर हम लोग एमएसपी के जरिए कृषि मूल्य नीति को अपनाते हैं ताकि किसान को उसके उपज का अच्छा मूल्य मिल सके। फिर ई नाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये सभी योजनाओं को एग्रो पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे कृषि से संबंधित जो उत्पाद है उनको वहाँ पर लाकर उनकी प्रोसेसिंग की जा सके, उनका उत्पादन कि उस उत्पाद की मार्केटिंग की जा सके। ठीक है, और एग मार्क है। ठीक है, आजकल हम लोग ज्यादातर जो है वो इस तरह का, जैसे एग मार्क प्रोडक्ट को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सरकारी प्रयास भी हम लोग देख लिए और उपाय भी हम लोग देख लिए, और निष्कर्ष में हम लोग क्या देंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग यही देंगे कि हम लोग सब कुछ तो लिख ही दिए, उपाय भी लिख दिए, सरकारी प्रयास भी लिख दिए, या अगर सरकारी प्रयास है तो उपाय का थोड़ा पार्ट इसमें आप डाल दीजिए। और लास्ट में ये जरूर लिखिएगा कि जो भी हम करें, कृषि में जो भी विकास करें, जो भी योजना लाएं, जिस तरह की भी नीति कृषि में हम लोग अपनाएं, और तो वो क्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, सतत और समावेशी होनी चाहिए। सतत मीन्स ऐसा ना हो कि पहली हरित क्रांति जैसा हो जिसमें हम लोगों ने गेहूं और चावल और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता तो प्राप्त कर ली, लेकिन जो पंजाब हरियाणा का जो हरित क्रांति का क्षेत्र है वो क्या है, आज पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। वहाँ की मिट्टी क्या है, वो उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है, उत्पादन की क्षमता, वो धीरे धीरे कम हो रही। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, सतत कृषि को अपनाया जाना चाहिए। और इसमें आप लिख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो 17 जो सतत विकास का जो लक्ष्य है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत
एक लक्ष्य ये भी है कि हम लोग सतत कृषि विकास की ओर चले, तो उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। प्लस क्या, समावेशी विकास। समावेशी विकास इसका अर्थ है कि हम लोग न सिर्फ, जैसे कि प्रथम हरित क्रांति में क्या हुआ, पहली हरित क्रांति में, कि कुछ ही क्षेत्र का और कुछ ही फसलों का और कुछ ही किसानों का विकास हो पाया, कुछ ही इसमें समृद्ध हो पाया, चावल, गेहूं, मक्का। उसके बाद कुछ जो समृद्ध किसान थे उनका ही, वो ही इससे फायदा उठा सके और कुछ क्षेत्र ही इससे लाभ ले सके। ऐसा ना हो, भारत का हर क्षेत्र जहाँ में जिस तरह की फसल वहाँ के जलवायु और वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप विकसित हो सके, उन सबको बढ़ावा दे, हर तरह के किसान को इसमें शामिल करे और हर तरह की जो फसल है, चाहे वो बागवानी हो, खाद्यान्न फसल हो या तिलहन फसल हो, किसी भी तरह की फसल हो, सबको हम लोग इसमें शामिल करें और इसका समावेशी विकास करें। तो इस तरह से सतत और समावेशी विकास, 2 पॉइंट आप याद रखिए, उसको निष्कर्ष में दीजिएगा। सतत में क्या होना चाहिए, समावेशी में क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसका निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूरा हो गया और मेरे ख्याल से ये 2-3 टॉपिक को भी कवर कर लिया। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व, निम्न उत्पादकता का कारण और जो सरकारी प्रयास और उपाय, ये तीनों को, ये 4 टॉपिक को ये इसने कवर कर लिया। ठीक है, इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आपको फॉर्मेटिंग अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो समय निकाल कर आप लोगों के लिए लाऊं। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद फिर इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको कोई भी ऐसा, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं देना चाहती जो बिल्कुल बस एक वीडियो बनाने के लिए हो। ऐसी चीज़ें जिससे आपको बिल्कुल में, मतलब रियल में आपको इससे कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। Thanks for watching and subscribe our channel URISE Academy for learning. URISE YouTube चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।